अगर आप ये समझते हैं कि आप पाकिस्तान के ऊपर किसी किस्म का हमला करेंगे, पाकिस्तान रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है, कोई मजाक नहीं पाकिस्तान। मगर अब वो आदमी सो नहीं रहा है, अब पाकिस्तानी फौज तैयार है। अब आप मतलब दे आर ऑन देयर गार्ड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम न्यूज़ स्पेशल के साथ मैं हूं सलमान हैदर। नाज़रीन, आज प्रोग्राम करने का मकसद पे आपसे ज़्यादा इंडिया से मुखातिब हैं हम लोग, इंडियन फौज से मुखातिब हैं हम लोग, इंडियन हुक्मरानों से मुखातिब हैं हम लोग, और इंडिया के हर उस अंसर से मुखातिब हैं हम लोग जो शायद ये गलत फहमी रख रहा है कि वो पाकिस्तान से जंग कर सकता है। हम तैयार हैं दहशतगर्दी के खात्मे के लिए, हर हद तक जाने के लिए हम तैयार हैं। खित्ते में अमन की खातिर सब कुछ करने के लिए भी हम तैयार हैं। हमसायों से अच्छे ताल्लुकात कायम करने के लिए 2 बार हुज्जत तमाम भी कर चुके हैं। वो तनाज़ात जो अमन की राह में रुकावट हो, उन पर बात करने के लिए भी हम तैयार हैं। लेकिन अगर कोई हमारी अमन की ख्वाहिश को कमजोरी समझे तो ये उसकी भूल है। मुल्क की दिफा के लिए पाक फौज और अवाम सब एक आवाज में है। भारत अगर अपने मकासद के हसूल के लिए कोई ऐसी हरकत करेगा जिससे हमारी सलामती और खुद मुख्तारी पर हरफ आए, भारत जारियत का सोचे भी ना। हम तैयार हैं मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, क्योंकि हमारी सियासी और फौजी क़यादत हम आवाज है। किसी ने जारियत की तो हमने सोचना नहीं है, जी हां, सोचना नहीं है, जवाब देना है। पाकिस्तान अमन की खातिर हर हद तक जाने के लिए तैयार है, ख्वाह कोई भी कुर्बानी देना पड़े। दहशतगर्दी आलमी मसला है, कोई शक नहीं, और पाकिस्तान के किरदार से कौन इनकार कर सकता है। सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी हैं, सबसे ज्यादा नुकसान उठाया है। कैसे हो सकता है कि हम किसी दहशतगर्दी की हमायत करें। पाकिस्तान हमेशा से अमन का ख्वाह रहा है। हमारा मकसद अमन है और बस अमन है। आज का न्यूज़ स्पेशल है और हमारे साथ मौजूद है जनरल रिटायर्ड एजाज ऐवान साहब। जनरल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जनरल साहब, वज़ीर आज़म ने मुसल्लह अफ़वाज को भारतीय जारियत को जवाब देने के इख्तियारात दे दिए हैं। कमांडर इन चीफ हैं, ये इख्तियारात देने से क्या मुराद है? जी देखिए, जो अगले दिन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने जो स्पीच की थी, उन्होंने, जैसा आपने इंट्रो में कहा कि उन्होंने मुज़ाकरात के जरिए मसले के हल की बात की है। फिर उन्होंने ये कहा है कि अगर कोई एविडेंस है तो हम तहकीकात में आपके साथ ताउन करने को तैयार हैं, हम अपनी सरजमीन किसी को इस्तेमाल नहीं करने देंगे। लेकिन इसके साथ उन्होंने बड़ा दो टोक अल्फाज में बता दिया कि अगर आपने कोई जारहियत की या एडवेंचरिज्म की तो फिर हम उसके रिस्पांस का सोचेंगे नहीं, हम जवाब देंगे। अब इसको अमली जामा पहनाने के लिए उन्होंने अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस, अपनी डिफेंस कमेटी की बुलाई मीटिंग, और तमाम सर्विसेज चीफ को तैयारी का रिस्पांस के लिए तैयारी का हुक्म दे दिया। और इसमें सिर्फ एयरफोर्स, नेवी और पाकिस्तान आर्मी नहीं है, इसमें वो स्ट्रेटेजिक कमांड के जनरल साहब भी हैं जिनके पास मिसाइल्स की पूरा कमांड सिस्टम, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है। तो हम हर जहत में, यानी चारों फोर्सेस को, एक जो हमारी स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक फोर्स है मिसाइल्स की, और बाकी तीनों सर्विसेज को हुक्म दे दिया है कि आप तैयार रहें और किसी किस्म की जारहियत हो तो भरपूर जवाब देना है। अब ये एक बड़ा लाउड एंड क्लियर मैसेज है। अब फौज ने ऑलरेडी कंटीजेंसीज वर्कआउट की हुई होती हैं, अब वो जाएंगे और उसको अमली जामा पहना के तमाम अपने हथियार जो उन्होंने तैयार करने हैं उनको वो तैयार कर लेंगे। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है, इससे आप कहें कि इट इज अलर्टनेस फॉर वॉर, वॉर रेडीनेस का हुक्म दे दिया गया है। तो लिहाजा ये एक बड़ी अहम सिचुएशन है, और मुझे उम्मीद है कि इंडियन आर्मी अकल से काम लेगी और इस तरह की हमाकत नहीं करेगी। अच्छा, हम देख रहे हैं कि इंडियन जो अवाम है ना, वो अपने वज़ीर आज़म को भी गद्दार कहने में कभी कोई जुम्बिश नहीं रखती। अगर कहना है तो कह देती है। इतनी बार गीदड़ भभकियां, इतनी बार गीदड़ भभकियां, तो कहीं ना कहीं हमारा दुश्मन है, दुश्मन से गाफिल नहीं रह सकते। तो प्रैक्टिकलिटी का फैक्टर भी सामने होगा। आप समझते हैं कि हमारी भरपूर तैयारियां हैं? जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम तैयार नहीं है, क्योंकि हम ये धमकियां मुंबई अटैक के बाद से सुनते आए। जब पार्लियामेंट पे हमला हुआ उस वक्त इसी तरह की धमकियां हुई, और तकरीबन 10 लाख फोर्स को बॉर्डर पर भेज दिया गया। उस वक्त मैं सर्विस में था और हमारी तैयारी जंग के लिए 100% मुकम्मल थी, जिसे वो कहते हैं ना कि ट्रिगर स्क्वीज अवे फ्रॉम द वॉर। तो हम बिल्कुल एक हुक्म मिलने के इंतजार में थे। उस हद तक तैयारियां गई दोनों तरफ से, लेकिन बेटर सेंस प्रिवेल्ड ऑन इंडिया और उन्होंने अपनी फोर्स को वापस बुला लिया।
अब तो इस वक्त तक तो उस लेवल की तैयारी भी नहीं है। अब तो फोर्सेस की मोबिलाइजेशन इंडिया ने नहीं की है, और इंडिया की मोबिलाइजेशन से पहले हम इंटीरियर लाइंस पे ऑपरेट करते हुए उनसे पहले अपने बॉर्डर्स पे पहुंच जाते हैं। हमारी फॉरवर्ड प्लेसिंग उनसे कहीं ज्यादा बेहतर है, हमारे डिस्टेंसेस कम है, हमारे कंटोनमेंट नजदीक हैं, और हम बॉर्डर पर उनसे पहले तैयार वो हमें पाएंगे। तो अब देखना ये है कि अगर हम भी तैयार हैं और कोई वो सरप्राइज अचीव नहीं कर सकते, लेकिन मुल्क बहुत बड़ा है, हम ये भी नहीं कह सकते कि एक एक इंच में दुश्मन के पास कोई रास्ता नहीं है ऐसा हमला करने का। रास्ते रहते हैं, अगर उन्होंने हमला किया तो उसका जवाब बहुत भरपूर आएगा, और यकीनन उससे इंतहाई शिद्दत में उससे कहीं ज्यादा होगा जो एक्शन इंडिया करेगा। अच्छा, कोई शक नहीं कि ये जंग किसी के फायदे में नहीं होती। वजीर आजम साहब ने भी कहा कि जंग शुरू करना आसान है, इसको खत्म करना फिर इंसानों के बस की बात नहीं है। पाकिस्तान इससे पहले तमाम हुज्जतें भी तमाम कर रहा है, साथ साथ भारत निहायत बदतमीजी का मुजाहरा कर रहा है, जहालत का मुजाहरा कर रहा है, और उसको नहीं समझ आ रही कि करना क्या है। हमें तो ऐसे ही लग रहा है। पाकिस्तान ने मलिया लोधी साहबा को यूनाइटेड नेशन से कॉन्टैक्ट करने को कहा, किया गया। शाह महमूद कुरैशी साहब ने वाशगाब तौर पर अक़वाम आलम को मैसेज दिया कि भारत को इस जंगी जुनून से बचाएं। चाइना कह चुका है होश के नाखुन लो, ये हरकत नहीं करो। सऊदी अरब से सुबकी उठाई है पाकिस्तान ने, इंडिया ने। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि बैनुल-अक़वामी प्रेशर होगा भारत के ऊपर? जी यकीनन। पहले भी जब हमारी एस्केलेशन हुई थी तो उस वक्त भी बैनुल-अक़वामी प्रेशर की वजह से ही इंडिया ने अपनी फोर्सेस को वापस बुलाया था, और उस वक्त वापस बुलाने की वजह से ही ये जंग चली थी, क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी भी नहीं चाहती कि इस बहुत बड़े रीजन में अब जंग हो जाए और यहाँ पे बहुत बड़ा भारी नुकसान हो, क्योंकि दोनों ममालिक न्यूक्लियर वेपन रखते हैं। और अगर जंग, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा, तो आप कर सकते हैं, उसकी इंटेंसिटी और आखिरी नताइज तक आप पहले नहीं देख सकते। लिहाजा अगर जंग शुरू हो गई तो ये एटमी जंग तक भी जा सकती है, जो कि खित्ते के लिए बहुत ज्यादती होगी, बहुत नामुनासिब होगा, और अक़वाम आलम की जितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स इन दोनों ममालिक में हैं वो भी सभी डूब जाएंगी। तो मुझे लगता है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी एंड यूनाइटेड नेशन उनको अप्रोच करेंगे और उनको अकल के नाखून लेने का मशवरा देंगे। लेकिन वहाँ एक शख्स है, अजीत डोवाल, जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, वो इंतहाई जुनूनी और बदमजाज आदमी है। उसने एक रेटरिक बिल्ड किया हुआ है, और उसने वो सो कॉल्ड ऑफेंसिव डिफेंसिव स्ट्रेटजी की थ्योरी दे के इंडियन आर्मी को और अपने नेशन को एक खामखा की एक राम कहानी सुनाई हुई है कि हम इस जंग को पाकिस्तान पर उलट देंगे, हम इन दहशत गर्दों को उनके खिलाफ इस्तेमाल करेंगे, हम उनकी जल्दी पर तेल डालेंगे, हम बलूचिस्तान को उनसे अलग करवा देंगे। तो इस तरह के रेटरिक कह के उसने ज़हनी तौर पर अपनी उस कौम को अजीब हमाकत के लिए तैयार करता रहता है। ठीक है, मेरे ख्याल में जब तक ऐसा बेवकूफ शख्स ठीक है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है तो कोई भी एक्शन हो सकता है। अच्छा जनरल साहब, मैं दोबारा आपके पास आता हूँ। ब्रिगेडियर शाहिद जहांगीर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ब्रिगेडियर साहब, इंडिया के अंदर से भी आवाजें उठ रही हैं। जैसे आज की मैं फ्रेश आवाज बोलूँ, जस्टिस ऑफ इंडिया है मरकंडे काटजू, उनका ये कहना है क्या बेवकूफ़ी है, ये कैसे हो सकता है, क्यों भूल रहे हैं कि पाकिस्तान एटमी ताकत है, इस तरह थोड़ी होता। उन्होंने कहा मैं खुद कश्मीरी हूँ, जिसने आना है मुझ पर हमला कर दे। कश्मीरियों पर जुल्म हो रहा है जिसकी बिना पर रिटेलिएशन हो रही है, मुज़ाकरात से बात की जाए। ये सेंसिबल तबका है इंडिया के अंदर, या मोदी की मत मारी गई है? क्या लग रहा है आपको? देखिए जी, थैंक यू वेरी मच। इसके जो पॉलिटिकल डायमेंशन है इंडिया की, अभी मोदी साहब जो हैं वो अपना हिंदुत्व कार्ड खेलना चाहते हैं, और उसमें उन्होंने अपने ये जो है एक जुनून शुरू करवा दिया है। और आप अगर न सिर्फ ये जो आपने मिसाल दी है, इसके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल हुदा जो है एक बहुत माने हुए उनके राइटर्स हैं, डिफेंस राइटर्स हैं, और उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है न्यूयॉर्क टाइम्स को, जिसमें उन्होंने कहा कि इंडिया के पास अभी स्पेस नहीं है फॉर वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान, ना तो मिलिटरीली, ना डिप्लोमेटिकली, और ना नेशनली। तो वो वो कहते हैं कि जी ये बात करें, ये क्या काम कर रहे हैं और किस तरह की बातें कर रहे हैं। आप जो कश्मीर के हैं अब्दुल्ला साहब, उनकी अगर आप इंटरव्यू देखें पिछले दिनों,
वो ये कहते हैं कि जी आप बात क्यों नहीं करते हैं कश्मीरियों के साथ और पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं बात करते हैं इसके ऊपर कि जी ये कश्मीर का मसला हल किया जाए। तो ये जो पढ़े लिखे लोग हैं इंडिया में और जो सेंसिबल लोग हैं वो ये चाहते हैं कि जो है वो बात हो और इस मसले को हल किया जाए ताकि दोनों मुल्क इकोनॉमिकली प्रोग्रेस करें। लेकिन एक टिपिकल, जैसे जन साहब ने कहा है कि जी एक टिपिकल कम्युनिटी है, एक छोटा सा तबका है जो कि जिनको वॉर का जुनून चढ़ा हुआ है, वो अपनी जो सोच है उसको दूसरों के ऊपर मुसल्लत करना चाहते हैं। मैं आपकी गुफ्तगू काट रहा हूं, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। फिर जाके पाकिस्तान के ऊपर किसी जाहिरियत करने का या पाकिस्तान की जानिब से जाहिरियत होने का कोई इल्जाम लगाया जाए। हमें ज्वाइन किया सरदार आसिफ अहमद अली साहब ने, साबिक वज़ीर ख़ारजा हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर शाहिद जहांगीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सरदार साहब, पाकिस्तान अपनी तमाम हुज्जतें तमाम करता जा रहा है, वज़ीर ख़ारजा की जानिब से एक सॉफ्ट मैसेज गया, उसके बाद मलिहा लोधी साहिबा जो मुस्तकिल मंदूब है अक़वाम मुत्तहिदा में, उन्होंने यूनाइटेड नेशन को कहा कि भारत की शायद दिमागी तवाज़ुन इतना मुनासिब नहीं रहा कि वो जंग की बात कर रहा है, वो भी ऐसी हुकूमत के लिए जो सिर्फ 2 महीने के लिए है। उसके बाद पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा कि हर किस्म की इंक्वायरी के लिए हम तैयार हैं, हमें सबूत दिए जाएं, लेकिन अगर बिल आखिर अगर आपने जंग मुसल्लत की तो हम सोचेंगे भी नहीं। आप समझते हैं कि बैनुल अक़वामी दुनिया का कितना प्रेशर होगा भारत के ऊपर, या भारत के लिए ये अटैक करना इतना आसान होगा? जी देखिए, बात यह है कि जो अमन और जंग का जो मामला होता है, हर मुल्क इसको बड़ी बड़ी संजीदगी से इस पर गौर व खौस करके फिर कोई फैसला करता है। मगर हमने ये देखना है कि हिंदुस्तान इस एस्केलेशन की जो लैडर है, सीढ़ी है, इसमें कितनी तेजी से और कितना ऊंचा जाना चाहता है। हमें ये उनकी एक्शन से असेस करना है। जो अभी तक उनकी एक्शंस मैंने देखी है वो तो यही है कि पाकिस्तानियों को, जो वहाँ टूरिस्ट हैं, उनको निकालो बाहर, टमाटरों की एक्सपोर्ट पाकिस्तान बंद कर दो। हाँ, क्योंकि टमाटर खा के हमारे फौजी, इंडियन फौजी मारते हैं ना। टमाटर ना खाएं हिंदुस्तान के। कश्मीर की जो समझौता बस है उसको बंद कर दो। ये मुझे तो ये बहुत छोटे छोटे जो स्टेप्स लगते हैं, जिससे मुझे ये पैगाम नहीं मिलता, ये मैसेज मुझे नहीं मिलता कि हिंदुस्तान को जंग की तरफ जाने के लिए तैयारी कर रहा है। मेरा अंदाजा ये है कि इंडिया की जंग तो बिल आखिर आर्मी से लड़नी होती है। हिंदुस्तान की जो आर्म फोर्सेस हैं, जिसे एस्टेब्लिशमेंट, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट भी कहा जाता है, बिल्कुल मेरा ख्याल है उससे उनसे मोदी को जवाब मिल जाएगा। जैसे कि जब वो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी तो सो कॉल्ड सर्जिकल स्ट्राइक जो ये क्लेम करता था मोदी, और फिर 6 महीने सफाइयाँ देता रहा क्योंकि कोई सर्जिकल स्ट्राइक साबित ही नहीं हुई। तो इसलिए अब वो भी उस वक्त इंडिया की एस्टेब्लिशमेंट ने इसको जवाब दिया था, और अब वो फिर जवाब देंगे, क्योंकि वो जानते हैं और हम भी जानते हैं और हिंदुस्तान भी जानता है कि मोदी की पॉलिटिकल सिचुएशन इंडिया में बहुत ही फ्रेजाइल है, और हो सकता है कि वो इलेक्शन हार जाए, और इसलिए उसको कोई एंटी पाकिस्तान या अच्छा सरदार साहब, लग हमें भी ऐसे रहा है, सरदार साहब लग हमें भी ऐसा रहा है, क्योंकि माजी में भी पठानकोट वाले हमले, उड़ी हमले के बाद भी इन्होंने इसी तरह की हरकत की थी और प्रैक्टिकलिटी बिल्कुल जीरो पे नजर आई थी। मोदी साहब ने इलेक्शन के अंदर कुछ अपने भी वादे किए थे, पूरे मुल्क के अंदर लैटरीन उन्होंने डेवलप करके देने थे, नहीं दिए। हर गरीब किसान के अकाउंट में 15-15 लाख इंडियन रुपीस डालने थे, वो भी नहीं डाल सके। अब उनके पास बेचने के लिए शायद यही चूरन है कि पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई की जा सके, लेकिन शेर आया, शेर आ भी तो सकता है। जी मैं नहीं समझता कि उनकी इस वक्त जो मूव्स हैं, मुझे तो ये महसूस हो रहा है कि उनको जो हिंदुस्तान की परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है उसने जवाब दे दिया। उसने कहा जी आप टेंशन जितनी मर्जी बढ़ाने चाहें बढ़ा लें, मगर हम कोई जंग प्रवोक नहीं करना। नहीं, इवन आज बिपिन रावत साहब से मीडिया ने सवाल किया तो उन्होंने कहा मैं पुलवामा हमले के हवाले से किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा, और माइक उतारा और चले गए वहां से। और देखिए बात तो ये है कि प्राइम मिनिस्टर ने जब से ये बात की है कि हम ये 4 प्रपोजल्स हैं, इनमें से जो मर्जी आप एक्सेप्ट कर लें, आप आपके लिए तैयार है। जो सबसे सिग्निफिकेंट बात
जो थी उन्होंने ये क्लियर कट बात कर दी है कि अगर आपने कोई ऐसी गलती की, हम भी सोचेंगे भी नहीं, आपको फौरी उसका जवाब मिलेगा। साथ उन्होंने एक बहुत बड़ा अच्छा जेस्चर किया है कि आइए हम मिलकर इन्वेस्टिगेट करने को तैयार हैं, ठीक है, मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, आपकी हर लिहाज से आपकी मदद करने को तैयार है। तो इससे एक बैलेंस आ गया है सारी स्टेटमेंट में। और मेरा ख्याल है दुनिया भी इस वक्त मुझे मुतहरक होती नजर आ रही है। पिछले 24 घंटे में उस फिक्र की बात दुनिया महसूस कर रही है, यूनाइटेड नेशन में भी, दूसरे मुल्क भी। जी जी। तो मेरा नहीं ख्याल ये मामला जंग की तरफ जा रहा है। मेरा ख्याल है ये मोदी की तबाही की तरफ जा रहा है। ओके। इस इलेक्शन, आइंदा इलेक्शन में जैसे आज तक कांग्रेस की तरफ से कोई बयान नहीं आया ये जो श्रीनगर में हुआ है। ठीक ठीक है, ये बड़ी सिग्निफिकेंट बात है। जबरदस्त सर। मैं इस सवाल को दूसरी तरफ लेकर जाना चाह रहा हूँ शाहिद जहांगीर साहब के पास। ब्रिगेडियर शाहिद जहांगीर साहब, ये मैं जानना चाह रहा हूँ कि कुछ मासूमाना सवाल हैं इंडियन अवाम से जो टमाटरों की बिना पर समझ रही है कि टमाटर नहीं भेजेंगे तो शायद पाकिस्तानी फौजी नहीं चल सकेंगे, कि ये सवाल तो वो अपनी फौज से या अपनी हुकूमत से कर सकती है ना कि पुलवामा के सेंसिटिव एरिया के अंदर 300 किलोग्राम एक्सप्लोसिव आखिर किस तरह पहुंचा? ये सिक्योरिटी लैब्स तो होगा ना, अपनी फौज से ये सवाल तो किया जा सकता है ना? जी जी बिल्कुल। ना सिर्फ ये जी, आप देखें कुछ सवाल बड़े क्लियर हैं जी। उसमें ये है कि जी जो लड़का है जो कहते हैं कि जी सुसाइडल बॉम्बर था आधार, जी जी, ये जब इंडियन कस्टडी में रहा, इंडियन पुलिस की कस्टडी में 2017 में जब ये पकड़ा गया, ये वहां से कैसे और कैसे रिलीज हुआ? दूसरा सेंसिटिव सवाल जो आपने किया है कि जी वो वहां पे पहुंचा कैसे, और वो भी अपोजिट डायरेक्शन से, बिल्कुल विद लोडेड व्हीकल, और ये है ना दूसरी साइड से आ रहा है और उसको किसी ने चेक नहीं किया। किसने ऑर्डर दिए ये उस रोड को उल्टी साइड से खोलने के कि जी ये अपनी गाड़ी वहां से ला सके? सही। इसको टाइमिंग का कैसे पता चला उस कॉन्वॉय के मूव का कि जी ये कॉन्वॉय मूव कर रहा है, जबकि ये कॉन्वॉय जम्मू में एक लैंडस्लाइड की वजह से काफी देर तक रुका रहा? अगर इसको एक टाइमिंग का एक आइडिया था, कॉन्वॉय जो कश्मीर में चलता है, हमने जो अपनी सर्विस में देखा है कि वो कभी भी अपने टाइम पे नहीं पहुंचता, बिकॉज रोड खराब है, टर्निंग बहुत ज्यादा है, स्पीड बहुत स्लो होती है, और स्पेशली इतना बड़ा कॉन्वॉय जो होता है उसकी टाइमिंग जो होती है वो कभी भी प्रिसाइज नहीं रह सकती। तो ये इसको कैसे पता चला जबकि वो वहां पे रुके भी थे? फिर जो है जो आपने बात की कि जी 350 kg का एक्सप्लोसिव है, और उसके बाद उस जो सुसाइड बॉम्बर जो ये क्लेम करते हैं, वो कहते हैं कि जी उसके बॉडी पार्ट्स भी नहीं मिले। फिर ये क्लेम करते हैं कि जी जितनों ने वो प्लान किया वो भी मार दिए हमने। सही। तो ये अभी सारा ड्रामा जो है ये क्लोज करना चाहते हैं कि ये, और ये जो फिर इन्होंने एक वीडियो वायरल की है, वो वीडियो देख के बड़ा क्लियरली लगता है कि ये पायरेटेड वीडियो है। उसमें जो वेपन्स हैं वो सारे अमेरिकन वेपन्स हैं। सही। ये कौन से, और हाईली सोफिस्टिकेटेड नहीं, ये इटली के पुलिस अफसर को कश्मीरी मुजाहिद कर दिया, थोड़ा सा कंप्यूटर के ऊपर काम करके। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। तो उसके बाद जो एक और पॉइंटर इसमें से निकलता है कि 3-4 मिनट के बाद इतनी सारी एम्बुलेंसेज कैसे वहां पहुंच गई? और सर एक खबर को दबाया भी है इंडियन मीडिया ने, ये उनकी आवाम सवाल करे कि उस बस के अंदर सारे दिल्लत और सिख क्यों थे सिपाही, और उनकी फॉर्मेशन इनफैक्ट किसी और बस इसके अंदर थी, लेकिन इस बस के अंदर उनको जानबूझ के ले जाया गया। नहीं जी, ये आज आप कल का अगर आप वो देखें, स्टार टीवी देखें, तो इंडियन मीडिया अभी इस चीज को प्रोपेगेट कर रहा है कि जी सिखों ने कहा है, सिख रेजिमेंट्स ने कहा है कि जी हमें अगर मौका दिया जाए तो हम जो है वो 3 मिनट में पाकिस्तान आर्मी को खत्म कर देंगे, और वो इस चीज को प्रोपेगेट कर रहे हैं कि जी सिख जो है वो अभी इसमें सारे सामने आए। और हालांकि कश्मीर के अंदर जो सिख है ना, इस वक्त जितने भी जायरीन है उनकी हिफाजत कर रहे हैं, जो मस्जिदों से आ रहे हैं उनकी हिफाजत कर रहे हैं, कश्मीरी जो बच्चे स्कूल से आ रहे हैं उनकी हिफाजत कर रहे हैं। उन्होंने कहा हम कश्मीरी मासूमों के साथ खड़े हैं, भारतीय फौज जुर्रत भी ना करे, और इंटरनेशनल मीडिया ने इसको सराहा है। और इसके साथ साथ इंडियन मीडिया ने हमारे जो गद्दार जो 2 बाहर बैठे हुए हैं, हुसैन हक्कानी और अल्ताफ हुसैन,
उनसे स्टेटमेंट लेना शुरू कर दी है। हुसैन हक्कानी साहब का अगर आप इंटरव्यू देखें इंडियन टीवी के साथ, शर्म ही आई है जनाब, शर्म ही आई है। अगर जी आपने देखा है कि वो कैसे वो बता रहे हैं कि जी फलां जगह पे इनके, और उन सबको पकड़ के जो है ना वो इंडिया के पास हवाले करो। सही। तो वो एक पूरा, मेरा कहने का जो सारा बताने का मकसद है कि एक पूरा एक सिनेरियो बिल्ड किया जा रहा है दुनिया के लिए भी, और इंडियन जो है पब्लिक जो इतनी अवेयर्ड नहीं है चीजों को, जिनको चीजों पिक्चर्स इतनी क्लियर नहीं है, वो उनके लिए एक जो है ना वो एक नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है। ठीक, अच्छा कल को ब्रिगेडियर साहब मैं एक और तरफ भी तवज्जो दिलाना चाहता हूं। मुझे एक वीडियो मौसूल हुई, आप इसको कंफर्म करेंगे। ये तमाम फसाद की जड़ जो है पाक इंडिया ताल्लुकात के अंदर, इलाके के अंदर तनाव पैदा करना, यूं जंग की धमकियां देना, गलत फहमी का शिकार होना, अपने आप को ओवर एस्टीमेट समझना, इस सब फसाद की जड़ है अजीत दोवल साहब जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। उनसे मुतालिक ये इतलात है कि अजीत दोवल के जो साहबजादे हैं वो एक बिजनेस रन कर रहे हैं जेमिनी फाइनेंशियल सर्विसेज के नाम से, जिनका एक पार्टनर तो अरबी है और एक पार्टनर पाकिस्तानी जिसका नाम है सैयद अली अब्बास। यानी इंडियन सिक्योरिटी एडवाइजर के साहबजादे कारोबार पाकिस्तानी और सऊदी अरब वालों के साथ कर रहे हैं, लेकिन उनके जो वालिद साहब हैं वो इलाके के अंदर टेंशन चाह रहे हैं और कारोबार का नाम है जेमिनी फाइनेंशियल सर्विसेज। देखें बात यह है, अजीत का अपना बच्चा तो फौज में नहीं है, वो तो नहीं मारा जाएगा, वो तो इसीलिए उसने अपने बच्चे बाहर रखे हुए हैं, जो कि इंडियन अवाम को नजर नहीं आ रहा कि जी अपने बच्चे, अपना फाइनेंस, अपना पैसा सारा वो इसने जर्मनी में इन्वेस्ट किया हुआ है, विच इज मोर सिक्योर। लोगों के बच्चों को और लोगों वो खत्म हो जाएंगी, सीपैक खत्म हो जाएगा। तो क्या ये दुनिया, ये सारी चीजें जो है वो दुनिया को एक्सेप्टेबल होंगी? सही। क्या ये सारा नुकसान जो है ये दुनिया बर्दाश्त कर सकेगी? क्या ये सारे जितनी डिस्ट्रक्शन इसमें होगी और जितनी इन्वेस्टमेंट जो लोगों ने कर दी हुई है, चाहे वो सी पैक हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे इंडिया हो, ठीक है, ये सारी चीजें मैं माजरत चाहता हूं शाहिद साहब, मैंने आपकी बात काटी। अब्दुल बासी साहब हैं, साबिक सफीर हैं इंडिया में, उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया है। जी अब्दुल बासी साहब, कोई दकीका रह गया है पाकिस्तान की जानिब से, कोई कोशिश ऐसी रह गई है जो अभी करना बाकी है? वजीर आजम बात कर चुके हैं, वजीर खारजा बात कर चुके हैं, मलिया लोधी साहबा इस मसले को रेस कर चुकी हैं, आप मुतमईन हैं? नहीं, हमें विजिलेंट रहना चाहिए। देखिए 2-3 चीजें ही कर सकता है इस वक्त प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो हैं। एक तो दोबारा जो फैंटम, जो पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा रचाया था, उस किस्म की हरकत दोबारा हो सकती है, उसके लिए हम अपना डिप्लोमेटिकली तैयार रहना चाहिए। फिर पाकिस्तान के अंदर जो उनका ऑफेंसिव डिफेंसिव डॉक्ट्रिन है, पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना, वो उनकी एक पॉलिसी है। यहाँ पे कोई दहशतगर्दी की कार्रवाई कर सकते हैं, तो हमें विजिलेंट रहना चाहिए और हमारा फोकस जो है वो कश्मीर पे रहना चाहिए। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में जो इस वक्त वहाँ सूरत हाल है, उसके लिए भारत अपनी एफर्ट्स को इंटेंसिफाई करना चाहिए, ताकि दुनिया को बताएं कि क्या वहाँ पे हो रहा है, असल हकीकत क्या है। क्योंकि पिछले 15 सालों में भारत ने बड़ी खूबसूरती के साथ पूरी जद्दोजहद को दहशतगर्दी के तनाजुर में दुनिया को दिखाया है, तो हमारा फर्ज बनता है कि जो जद्दोजहद है उसका सही पर्सपेक्टिव लोगों को हम पेश करें। और यही इस वक्त का तकाजा है मेरे ख्याल में, जो हम थोड़ी बहुत कमी बेशियां हैं वो उसको पूरा करने की ज़रूरत है, ताकि हमारी सीरियसनेस पता चले। अभी देखिए ना, अभी तक पार्लियामेंट्री कमेटी कश्मीर की नहीं बनाई, 6-7 माह होने को आ गए हैं। तो इससे क्या वाज़ेह होता है कि हमारा कश्मीर हमारी तरजीहात ही में शामिल नहीं। तो कश्मीर को अपनी तरजीहात में सर फहरिस्त रखिए, कश्मीर डिप्लोमेसी को एक्टिव कीजिए, तो होपफुली थिंग्स, भारत पे प्रेशर बढ़ेगा। थिंक टैंक्स की तरफ जाइए, इंटरनेशनल मीडिया पे जाइए, इंटरनेशनल सिविल सोसाइटी की तरफ जाइए, तो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। और साथ साथ विजिलेंट रहिए, क्योंकि इंतखाबात आ रहे हैं भारत में अप्रैल मई में, तो कोई ऐसी हरकत कर सकता है कि हमें परेशान करे, तो हमें विजिलेंट रहना है बस। ठीक है, अब्दुल बासी साहब आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हैं ऐसे मौके पे, जब आज सिक्योरिटी काउंसिल की एक अहम मीटिंग हुई है जिसमें वजीर आजम ने फ्री हैंड दे दिया है फौज को कि भारत की जानिब से अगर किसी किस्म का कोई इकदाम किया जाए उसका भरपूर तरीके से जवाब दिया जाए। आप समझते हैं कि भारत के जो हुक्मरान है उनको लाउड एंड क्लियर ये मैसेज भी मिल गया है? बिल्कुल, आई थिंक सो। उनको ये मालूम है कि पाकिस्तान कोई ऐसा मिसएडवेंचर बर्दाश्त नहीं करेगा।
अगर पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी ऐसी कार्रवाई हुई तो पाकिस्तान इंशाल्लाह उसका भरपूर जवाब देगा। और मेरे ख्याल में भारत की लीडरशिप को इस बात का एहसास है और इदराक भी है। इसीलिए मैं कहता हूं कि वो बजाय कोई जेन्युइन कोई काम करने के वो एक ड्रामा रचाएंगे, अगर उन्होंने रचाना होगा। और उनकी आवाम ने पिछली दफा भी आपको याद होगा 18 सितंबर 2016 को जब उरी के बाद ड्रामा रचाया था तो लोगों ने कहा वाह वाह क्या बात है, मोदी साहब की 56 इंच सीना जो उनका वो नजर आ गया। जी बिल्कुल। इस दफे भी चूंकि इलेक्शन में उनकी रेटिंग्स बहुत कम जा रही हैं, इकोनॉमिकली वो डिलीवर नहीं कर पाए, तो भारत कोई ना कोई ऐसा एक्शन उन्होंने आज लेना है या आज से 2-3 हफ्तों के बाद, जिससे मालूम हो कि वाकई वो पाकिस्तान को सबक सिखा सकते हैं। अच्छा, इसी बात। जी हाँ, फरमाइए। जी अब्दुल बासित साहब, आप समझते हैं कि इंडियन फौज ये चाहेगी कि सिर्फ 2 महीने की एक हुकूमत रह गई है मोदी साहब की, और उनके सर पर ये नहीं मालूम, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर कह चुके हैं कि जंग शुरू करना आसान है, इसको खत्म करना किसी इंसान के बस की बात नहीं है, वो ये रिस्क लेगी? मेरा नहीं ख्याल कि जंग का एस्केलेशन का, आपको याद होगा 2001 के बाद पराक्रम ऑपरेशन किया गया था पार्लियामेंट पे जब इनका हमला हुआ था एक, तो उसके बाद 8-9 माह आई बॉल टू आई बॉल सिचुएशन रही थी, इनकी इकोनॉमी बुरा हाल हो गया था, तो फिर इनको फौजें वापस डीमिलिटराइजेशन करनी पड़ी। तो मोबिलाइजेशन जो है फौजों की वो भी बहुत बड़ा काम है, इतना आसान काम नहीं होता, उसके लिए भी प्लानिंग करनी होती है, महीने दरकार होते हैं। तो ये मेरा नहीं ख्याल कि भारत उस तरफ जाएगा, लेकिन LOC पे शायद जो फायरिंग है उसको थोड़ा बहुत एस्केलेट कर दे, इस किस्म की हरकत वो करेगा ताकि इलेक्शन से पहले 2-3 माह पहले जो है एक सिचुएशन एक ऐसा क्रिएट हो, एंटी पाकिस्तान रेटरिक हो, मुसलमानों को बैशिंग करें, कश्मीर के हवाले से अपना नैरेटिव मजबूत करें, ताकि जो हिंदू वोट है, मोदी साहब को क्या चाहिए, 31 से 32% हिंदू वोट चाहिए। मुसलमानों का वोट तो ऐसे ही इररेलेवेंट हो गया है 2014 के इलेक्शन से। तो असल बुनियाद वो फोकस जो कर रहे हैं, वो जो काओ बेल्ट है, हिंदी बेल्ट है, जिसने पिछले दिनों कांग्रेस ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, बुनियादी तौर पर फोकस वो है। फिर अब जो रीजनल अलायंसेस बन रहे हैं उत्तर प्रदेश में, खास तौर पर मायावती और जो अखिलेश यादव का अलायंस बना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये भी एक खतरा है मोदी साहब के लिए। तो इसलिए इस फ्रस्ट्रेशन में वो कुछ ऐसे काम करेंगे मेरे ख्याल में अगले 2-3 हफ्तों में, तो हमें थोड़ा सा विजिलेंट रहना चाहिए। बट मैं नहीं समझता कि कोई जंग हम पे मुसल्लत हो सकती है, लेकिन कोई ड्रामा बाजी भारत से हम एक्सपेक्ट करते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए कि सफारती महाज पर हमें अभी मजीद क्या करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर ये ड्रामा है और इस ड्रामे में कहीं किसी कोई एक्ट की गुंजाइश निकल आई भारतीय फौज की तरफ से, तो हमें सफारती महाज पे किस तरह काम करना है, हमारे वजारत खारजा को क्या काम करना चाहिए? देखिए, पहले तो हमने यूनाइटेड नेशंस को लेटर लिख दिया, बहुत अच्छा किया। इसके बाद हमें जो बुनियादी तौर पे मैं समझता हूँ कि हमें जो है दुनिया को बताना है, रीच आउट करना है, और उसके लिए मुख्तलिफ टूल्स हमारे पास मौजूद हैं जो अनफॉर्चुनेटली हम इस्तेमाल नहीं करते। इंटरनेशनल मीडिया के पास हमने जाना है, जो हमारा नैरेटिव है, हम चाहते हैं कि भारत के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर हों, लेकिन उसकी जो बुनियादी वजह तनाज़ा है वो जम्मू और कश्मीर है। तो जम्मू और कश्मीर को हमने भरपूर तरीके से दुनिया के होराइजन पे लाना है, ये बुनियादी काम है जो हमने करना है। इसलिए मैं कई बार ये कह चुका हूँ कि हमें एक स्पेशल एनवॉय फॉर जम्मू एंड कश्मीर अपॉइंट करना चाहिए, जो कश्मीर की पॉलिसी के हवाले से तमाम जो हमारी डिप्लोमेसी है उसको कोऑर्डिनेट करें, क्योंकि हम खुद जम्मू और कश्मीर को इतनी अहमियत नहीं देते। हम बाज़ औक़ात अपनी बातों से, अपने नैरेटिव से, हम भी बाज़ औक़ात, जिस मिसाल के तौर पर पुलवामा के बाद पहली स्टेटमेंट फॉरेन ऑफिस से इशू हुई, उन्होंने लिटरली कंडेम किया पुलवामा का जो अटैक था। ये हमारे लिए नहीं है। हम तो देखिए रियासती दहशतगर्दी भारत कर रहा है। जहाँ तक कश्मीरियों का ताल्लुक है वो तो एक लेजिटिमेट स्ट्रगल में इन्वॉल्व है। अगर कोई मिलिट्री टारगेट है तो वो भी जेनेवा कन्वेंशन और UN चार्टर और यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के बिल्कुल ऐन मुताबिक है। तो हमें इसमें भी डिस्टिंक्शन रखनी है। हम अपनी बातों से बाज़ औक़ात ऐसा भी कर देते हैं कि जी जो भारत का नैरेटिव है उसी को हम प्रमोट करना शुरू कर देते हैं। तो हमें इन चीज़ों से भी इज्तनाब करना चाहिए। ये बड़ा सेंसिटिव इशू है। इसके लिए मैं समझता हूँ कि हमें अपनी एफर्ट्स को इंटेंसिफाई करना है। हमारी पहली प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि जो इस वक्त मौजूदा जम्मू और कश्मीर में हो रहा है, जो वहाँ पे जुल्म और बर्बरियत का बाजार करना वो कम हो, डीमिलिटराइजेशन हो, जो काले कवानीन हैं उनको ख़त्म किया जाए। एसवा है, PSA है,
DSA है, इन तमाम को खत्म किया जाए। इसके लिए भारत जो है प्रेशर बिल्ड करना है, ठीक, वो इंटरनेशनल प्रेशर ही हो सकता है, उसके लिए हमें अपनी काविशें बरकरार। अच्छा अब्दुल बासित साहब, एक ज़िमनी सवाल है, आपने 2 इंटरव्यूज देखे हैं भारतीय मीडिया को जो हमारे साबिक वजीर खारजा हुसैन हक्कानी साहब ने दिए, वजीर खारजा कह रहा हूँ अमेरिका में, मैंने देखे हैं और रेहाम खान साहब ने जो दिए हैं? जी मैंने देखा है, वो भी क्या कहेंगे दोनों इंटरव्यूज पे? उनके बारे में अब आप उनमें क्यों बात करें, क्यों इनको इतनी अहमियत दें? ये लोग जो पाकिस्तान के बाहर रहकर पाकिस्तान के जो मफादात हैं उनके खिलाफ बातें करते हैं, इनके मैं समझता हूँ कि हमें उनको इतनी अहमियत ही नहीं देनी चाहिए, उनको सिर्फ इग्नोर कर देना चाहिए, और यही उनके लिए सबसे बेहतर है पाकिस्तान। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ मौजूद है अब्दुल बासित साहब, साबिक सफीर रहे हैं इंडिया के अंदर, और इंडिया के हालात से मुतालिक वो ज़्यादा बेहतर बता रहे थे। ब्रिगेडियर साहब, आपसे ये सवाल है कि ये दो अफराद ऐसे हैं जिनमें मैंने भी हुसैन हक्कानी साहब का जिक्र किया, रेहाम खान साहब का जिक्र किया, वो इंडियन मीडिया ने बहुत सर्कुलेट किया है। इस तरह की अलवाज़ें बातें हमें इग्नोर करनी चाहिए कि इन लोगों को मुल्क में वापस ला के इनसे इंटेरोगेशन करनी चाहिए कि जुबान को लगाम दो अपनी? देखिए जी, बात यह है कि ये गद्दार जो है वो जंग के हालात जब पैदा होते हैं ना, तो खूबसूरती ये होती है कि गद्दार सामने आ जाते हैं। हमेशा जब वॉर बिगल बजना शुरू होते हैं तो वो गद्दार सामने हो जाते हैं, आपको पता चल जाता है कि पैट्रियोटिक कौन है और गद्दार कौन है। ठीक, तो मैं तो पर्सनली मेरा ओपिनियन तो यही होगा कि ये जब इशू सेटल हो जाता है हमारा इंडिया के साथ, वॉर क्लाउड्स थोड़े से छट जाते हैं, तो हमें इस चीज़ को बड़ा सीरियसली लेना चाहिए। और जो है अल्ताफ हुसैन साहब जैसे उन्होंने एक स्टेटमेंट दी और उन्होंने कहा जी MQM पूरी जो है वो उसका एक बंदा जो है वो इंडिया के साथ है इस वक्त, और इसी तरह रेहाम ने भी जो बात की है, और हुसैन हक्कानी ने साहब ने तो खैर हद कर दी है इसमें तो रिपीट ही ना करें वो घटिया अल्फाज, रिपीट ही ना करें, वो हम बात ही नहीं कर करें। सकते उसकी। और हमें उनकी एक तो पाकिस्तानी नेशनलिटी खत्म करनी चाहिए। आई वुड रिकमेंड दिस थिंग। ठीक है, वो इन सब की पाकिस्तानी नेशनलिटी खत्म करें और टेक अप द केस ऑन द डिप्लोमेटिक लेवल, यदि इनको एक्सट्रिकेट करें और इनके ऊपर ट्रीसन का चार्ज पे इनको जो है वो ट्राई करना चाहिए। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होता है। वेलकम बैक। ब्रिगेडियर साहब, आज तो बिपिन रावत साहब खुद काफी बिलकते हुए नजर आ रहे थे, मीडिया के सवाल का जवाब ही नहीं दिया, तो सब गिदड़ भपके ही हैं। नहीं देखे, जो अभी पहले हम शुरू में बात कर रहे थे कि पाकिस्तान की कैपेबिलिटीज का उनको बहुत क्लियर पता है। देखिए, एक होती है आपकी इंटेंशन कि आप एक काम करना चाहते हैं, दूसरी आपकी होती है कैपेबिलिटी के जी क्या आपके पास वो रिसोर्सेज हैं वो काम करने के लिए। तो इंटेंशन में ये जो मर्जी कहते रहे, अगर मैं सिर्फ एक चीज ये बात कहूंगा कि जो आज प्राइम मिनिस्टर ने अप्रूवल दी है, ये एक बड़ी सिस्टमेटिक तरीका है, ना सिर्फ अपनी जो है वो नेशनल हिरारकी को ऑन एक बोर्ड पे लेने का, बल्कि एक दुनिया को दिखाने का तरीका भी है कि सिविल मिलिट्री इज ऑन वन पेज, प्रेसिडेंट इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री। और उन्होंने आज बुला के सब जो तीनों सर्विसेज चीफ थे, फॉरेन मिनिस्टर थे, और उन्होंने ये डिबेट की कि अगर इंडिया ऐसा कोई मिस एडवेंचर करता है तो उसके हमारे पे मिलिटरीली, इकोनॉमिकली, डिप्लोमेटिकली क्या इम्पैक्ट होंगे। और उन्होंने आज ये सारी ऑप्शंस वर्कआउट की होंगी, और उन ऑप्शंस में वर्कआउट करने के बाद उन्होंने जो आज जो है वो कहा है कि जी बी रेडी एंड गो अहेड, उसका मतलब ये है कि जी उन्होंने ये दुनिया को भी और स्पेसिफिकली इंडिया को ये बता दिया है कि माय बॉयज आर रेडी। अगर आपने कोई मिस एडवेंचर की, इवन अगर आपने कोई सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में भी कोई सोचा, तो वो जो है वो आगे से ना सिर्फ जवाब देंगे बल्कि उसका दिफा करेंगे, बल्कि इसका जवाब भी देंगे। और फिर जो बात पर्सनली मैं जो जिस पॉइंट ऑफ व्यू में हूँ कि ये एक चेन रिएक्शन शुरू होगा। ये नहीं होगा कि जी अगर इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक की तो हम चुप करके बैठे रहेंगे, हम ना सिर्फ मारेंगे
बल्कि हम उसका जवाब भी लेंगे, जवाब भी देंगे किसी और जगह। मैं जनरल साहब, ब्रिगेडियर साहब आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि अब इंडियन आर्मी को इस चीज का एहसास नहीं है कि मोदी को इलेक्शन जीतने के लिए मजीद लाशें दरकार हैं? इन 50 लाशों के ऊपर भी वो सियासत ही तो कर रहे हैं, उनको इतनी समझ तो आनी चाहिए। आपने खुद ही आप देख लें कि जी विपिन साहब ने जो पिछले 1 महीने तक वो बहुत ज्यादा वॉर क्राइज कर रहे थे, आज वो खामोश है, बिकॉज कहीं ना कहीं उनको पता है कि जी ये ड्रामा या जो है ये कैसे हुआ है, बिकॉज वो उस हायरार्की का हिस्सा है जिस हायरार्की में ये सारी बातें हो रही हैं और जो इन्होंने किया है उनको ये पता है। एंड एज अ जनरल एंड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वो जो है वो इसके रिप्रिकॉशंस का भी पता है उनको। एक जनरल ऑफिसर जो होता है या जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होता है, उसको वॉर शुरू होने से पहले वॉर की अगर कंक्लूजन का नहीं पता तो ही इज नॉट वर्थ अ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो इनको पता है कि जी अगर इन्होंने कोई मिस एडवेंचर की तो उसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या होगा। ठीक, तो दैट इज व्हाई ही हैज नॉट गिवन एनी कमेंट ऑन दिस। ठीक, तो ये उनको तो बड़ा क्लियरली पता है। लेकिन इंडियन लीडरशिप स्पेशली बीजेपी जो है वो इस वक्त सिर्फ इस जुनून में है कि हम किसी तरीके से जो है वो ऐसा कोई तरीका कर दें कि जी मोदी साहब का जो है ना वो टंका बजना शुरू। ठीक, बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर शाहिद जहांगीर साहब हमारे साथ मौजूद थे, मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज एवान साहब हमारे साथ मौजूद थे, अब्दुल बासित साहब साबिक सफ़ीर है इंडिया में रहे, वो हमारे साथ मौजूद थे, सरदार आसिफ अहमद साबिक वज़ीर ख़ारजा ने हमें ज्वाइन किया था। प्रोग्राम के आखिर में हम एक बार फिर रिपीट कर दें, हम तैयार हैं, जी हाँ हम तैयार हैं दहशतगर्दी के खात्मे के लिए, हर हद तक जाने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन अगर खित्ते में अमन की खातिर आपने हमें छेड़ा तो हम भी जवाब देने के लिए तैयार हैं। प्रोग्राम से सलमान हैदर को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।